तो भाई मोदी की पूरी हुई मुराद रवीश के इस्तीफे के साथ। तो अडानी सेठ के कब्जे के बाद टीवी जगत से पत्रकारिता का औपचारिक सफाया। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान रवीश को न खरीद पाया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये केवल शब्द नहीं है, एक भरोसा है। भरोसा है भारत की दबी कुचली उन सभी आवाजों का जिनका अंत में कोई नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, बीते दिनों भारत के सबसे चर्चित पत्रकार और वास्तव में पत्रकारिता करने वाले पत्रकार रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इस इस्तीफे की इतनी चर्चा हो रही है जितनी कि आमतौर पर किसी पत्रकार के बारे में नहीं होती है। इसका कारण ये है कि जो अनुकूल परिस्थिति में दीपक जले, उन दीपकों को कोई नहीं गिनता, बल्कि एक ऐसा दीपक जो आंधियों में भी लगातार जलता रहा हो, उस पे सबकी नजर जाती है। कुछ ऐसे हैं रवीश कुमार। पर एक बात तो तय है कि टीवी जगत की पत्रकारिता का औपचारिक अंतिम संस्कार हो चुका है और इस तरह मोदी के धन्ना सेठ मित्र के द्वारा अपनी सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने वाला एक बड़ा मीडिया दुर्ग फतेह कर लिया गया है। और वो कैसे किया गया, ये किस तरह हुआ, उस सब पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आइए बिहार के मोतिहारी के सुदूर गांव में जन्मे उस बेहद आम लड़के के बारे में जानते हैं जिसकी जुबान में आज भी भोजपुरी मिट्टी की खुशबू आती है, जिसका दिल हमेशा देश के आम लोगों के लिए धड़कता है, जिसने जनता के हक की आवाज को लगातार उठाया है, जिसने किसान की बात की, बेरोजगारी की बात आई तो नौजवान की बात की, एक पूरी नौकरी सीरीज चलाई, जिसने मध्यम वर्ग की बात की, बैंकों की बात आई तो बैंक सीरीज चलाई, जिसने विश्वविद्यालय की सीरीज चलाई, जिसने कोरोना काल में देश और देश के बीच संवाद स्थापित करने के लिए देश की बात नाम की सीरीज चलाई, जो डेडिकेटेड थी रूरल इंडिया को। और ना जाने ऐसे कितने ही प्रोग्राम्स वो लगातार चलाते रहे। पर अफसोस की बात है कि जनता के हक की बात करने वाले ऐसे बेहतरीन शोज अब कई दशकों तक टीवी जगत पर आपको नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, ज्ञात जानकारियों के मुताबिक रवीश कुमार जी का करियर टीवी पत्रकारिता के साथ सन 1996 में एनडीटीवी के साथ ही शुरू हुआ। चूँकि रवीश बिहार से बमुश्किल दिल्ली पहुँचे थे, बड़ी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई की थी, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्हें एनडीटीवी में काम मिल गया। उनका काम तो था लेटर्स को छांटने का, जिसके तहत वो दर्शकों के सुझाव, दर्शकों के मुद्दों और समस्याओं को पढ़कर उनमें से वे पत्र शॉर्टलिस्ट किया करते थे जो जरूरी होते थे या उपयोगी होते थे शो के लिए। पर इस दौरान कहीं न कहीं उन्हें जनता के मुद्दों की अहमियत पता चली। लोग बड़े दिल से पत्र लिखते थे और रवीश एक एक पत्र पढ़ना चाहते थे। और इस तरह जनता और रवीश के इस रिश्ते को आगे चलकर एक व्यापक रूप लेना था। रवीश उस वक्त नए नए थे, काफी युवा थे, बहुत कुछ सीख और समझ रहे थे। बोलने का अंदाज, कपड़े पहनने का ढंग, ये सब कुछ सीख रहे थे। और यही दौर था जब टीवी पत्रकारिता भारत में अपने पांव जमा रही थी। एनडीटीवी में उस वक्त काफी वरिष्ठ और नामी चेहरे काम किया करते थे। उनमें से ही एक थे राजदीप सरदेसाई, जो आजकल इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है। उस वक्त रवीश और उनके बाकी साथी राजदीप से काफी डरते थे, क्योंकि राजदीप अक्सर उन्हें डांट डपट दिया करते थे। खैर, बाद में राजदीप और उस समय के अन्य वरिष्ठ पत्रकारों ने रवीश जैसे जौहरी को पहचाना और आगे बढ़ाने में मदद भी की। फिर एनडीटीवी के मालिकों का भी रवीश को फ्री हैंड मिला और फिर वो जैसा चाहते अपना शो डिजाइन करते, खुलकर बोलते। रवीश ने ग्राउंड रिपोर्टर के तौर पे भी देश के ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग की जहां कोई रिपोर्टर जाने तक को तैयार नहीं होता था। इसके बाद रवीश को 10-15 मिनट का एक मॉर्निंग शो होस्ट करने को मिला। सन 2000 में उन्हें एक आधे घंटे का शो रवीश की रिपोर्ट करने का मौका मिला। इसके बाद उनकी एक राष्ट्रीय पहचान बनी और साल 2011 के बाद प्राइम टाइम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी था। और दोस्तों, इसी शो ने मोदी सरकार की नींदें सबसे ज्यादा हराम की और इसके बाद रवीश और एनडीटीवी जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए। और अंततः साहेब के प्रिय मित्र गौतम ने अपने सखा की हराम हुई नींद को वापस लाने का बीड़ा उठाया और पिछले रास्ते से आकर एनडीटीवी पर आक्रमण कर लिया, यानी कि इसे एक्वायर कर लिया। दोस्तों, मनमोहन की सरकार हो या मोदी की, रवीश ने खुलकर दोनों की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। क्योंकि मनमोहन सरकार यानी कांग्रेस सरकार के दौरान मीडिया इतने दबाव में नहीं होता था, इसलिए हर न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ खुलकर बोल सकता था। उस दौर में रवीश का काम इतने बड़े पैमाने पर नोटिस नहीं हुआ। साल 2014 के बाद जब से मोदी काल शुरू हुआ, तब से हर एक मीडिया चैनल मानो मोदी मय हो गया। तब भी रवीश अपना काम करते रहे। उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया जिससे उनकी कोई खास पहचान बने। वो सिर्फ ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहे। तो आप सोचिए, जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी ताकतों की गोदी में जाकर बैठ गया हो, गोदी मीडिया बन गया हो, वहाँ एक पत्रकार जो सिर्फ जनता के मुद्दे उठा रहा हो, जो कि उसका काम है, ऐसा पत्रकार सरकार की नींदें क्यों नहीं हराम करेगा।
इसमें उन्हें सबसे बड़ा सहयोग मिला चैनल के मालिकों का, यानी कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय जैसे लोगों का। और इस बात का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनके दफ्तरों में, उनके घरों में कई रेड्स हुई, चैनल को एक दिन के लिए बंद करना पड़ा, भाजपा के नेताओं ने चैनल का बहिष्कार तक किया। इसके बावजूद एनडीटीवी और उसके चिर परिचित चेहरे रवीश कुमार डट कर खड़े रहे। रवीश को जान से मारने की धमकियां मिली, उनके खिलाफ न जाने कितने दुष्प्रचार किए गए, पर ये इंसान न जाने किस मिट्टी का बना है जो लगातार वही करता रहा जो इसका काम था, यानी सरकार से सवाल पूछना। यही तो एक मीडिया संस्थान का काम होता है, क्योंकि सरकार की तारीफों में तो न जाने कितने विज्ञापनों से न्यूज़पेपर्स, बैनर, होर्डिंग्स, चौक चौराहे पाट दिए जाते हैं, पर सरकार को आईना दिखाना ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया का ही काम है। पर अफसोस कि उस स्तंभ का आखिरी सिरा भी धराशायी हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है, क्योंकि जहां एक और सारा टीवी मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो ही चुका है, वहीं ये युग डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ चुका है। अब बमुश्किल ही कोई युवा पीढ़ी टीवी चलाकर न्यूज को देखना पसंद करे। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर ही उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल एक विशेष राजनीतिक पार्टी के लोग नफरत और फेक न्यूज फैलाने के लिए करते हैं, तो दूसरी ओर रवीश के चाहने वालों की सोशल मीडिया पर एक लंबी कतार है। बल्कि ये कहें कि रवीश की जो पॉपुलैरिटी है उसका बड़ा स्रोत सोशल मीडिया ही है। इसलिए दोस्तों रवीश कुमार ने सिर्फ एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है, पत्रकारिता से नहीं। और खास बात तो ये कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी को रवीश जैसे मामूली पत्रकार के कारण घाटे में चल रहे एक न्यूज चैनल को कई 100 करोड़ में खरीदना पड़ गया। चैनल बिका सो बिका, पर सुकून की बात है कि रवीश कुमार नहीं बिका। अगर वे खुद इस्तीफा ना देते, अगर वे उसूलों से समझौता कर ले जाते, जो कि उनके लिए बड़ा आसान था, अगर वो समझौता कर ले जाते तो ये मोटा सेठ उन्हें पैसों से पाट देता। लेकिन रवीश के लिए उसूल बड़े हैं, पैसे नहीं। यही बात रवीश को रवीश बनाती है। खैर, अब जो बातें वो टीवी के मंच पर खुलकर नहीं कह पाते थे, कम से कम उन बातों को वे अपने स्वतंत्र मंचों पर खुलकर और स्पष्ट तरीके से बोल पाएंगे। और रवीश के सामने खड़ी होगी लाखों करोड़ों की दर्शकों की भीड़, जो खुली बाहों से उनका इंतजार कर रही होगी। तो अब आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि जल्द ही फिर से आ रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।